पेपर। अब देखो जी, थोड़ा सा रोम्बस के बारे में बात कर देता हूँ। सब बच्चे ध्यान देना। रोम्बस में ना चारों साइड सेम सेम रहते हैं, लेकिन रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं रहते। लेकिन हाँ हाँ हाँ, लेकिन रोम्बस जो है उसके दोनों डायगोनल 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। डायगोनल इक्वल नहीं रहते, एक D1 रहता है तो एक D2 रहता है, एक डायगोनल बड़ा रहता है, दोनों इक्वल नहीं रहते। लेकिन रोम्बस का एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2। और तुम्हें पता है बच्चों, रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट क्या करते हैं? बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में कट करते हैं। मतलब ये वाला डायगोनल अगर 10 होगा और दूसरा वाला डायगोनल इधर से आ रहा होगा, तो दूसरा वाला डायगोनल आके खटकन दिशी इस 10 वाले को फाइ और फाइ के टुकड़े में काट के चले जाएगा। समझा क्या? और दूसरा वाला डायगोनल अगर 20 का होगा, 20 का गुलाबी वाला 20 का होगा, तो ये 10 वाला डायगोनल आके खटकन दिशी उसको 10 और 10 में तोड़ देगा। बात समझ आई क्या? तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट। ध्यान रहेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कटा कुटा मार रहे हैं, 90 डिग्री पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाला डायगोनल अगर पूरा D1 था, तो उसका हाफ हाफ कितना होगा? D1 का हाफ होगा D1/2। ऐसे मान लो कि एक डायगोनल X है और दूसरा डायगोनल Y, ऐसे मान लो। ऐसे मान लो कि एक डायगोनल पूरा का पूरा X है और दूसरा डायगोनल पूरा का पूरा Y है। तो एक डायगोनल का हाफ कितना होगा? X/2 होगा, और दूसरा डायगोनल जो है उसका हाफ कितना होगा? Y/2 होगा। पक्का? और ये 90 डिग्री बन रहा है उन दोनों में। और ये नीचे क्या है? ये रोम्बस की साइड है क्या? ये साइड है क्या? साइड है। देख लो, साइड है ना। रोम्बस के चारों साइड सेम सेम ही रहते हैं ना। तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा घुमा फिरा के ड्रॉ करता हूँ मैं, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ऐसे 90 डिग्री बताया मैंने, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री गुलाबी गुलाबी कलर का किसके किसके बीच में है? X/2 और Y/2 के बीच में है। X/2 और Y/2 के बीच में है 90 डिग्री, बरोबर ना? और इस 90 डिग्री के सामने ही, इस 90 डिग्री के सामने ही साइड बैठी है, साइड। 90 डिग्री के सामने ही कौन बैठी है? रोम्बस की साइड है। तो मैं इधर क्या लगाऊंगा? इधर मैं पाइथागोरस थ्योरम या बौधियन का थ्योरम इधर मैं लगाऊंगा। और देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं ऐसे लिखूंगा, बेस का स्क्वायर Y/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब X/2 हाइट है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। साइड को अपन ए मान लेते हैं बच्चों, रोम्बस की साइड को ए मान लेते हैं, उसका स्क्वायर। भाषण समझ आ रहा है? नहीं समझ आया तो अभी पूछो। समझ आ रहा है? भला। Y/2 का स्क्वायर क्या होगा? Y/2 इंटू Y/2, Y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। एक मिनट, सिद्धेश गुजराती, जाओ घर पे, भागो, पहले की क्लास नहीं करे। उसकी नानी आई नहीं थी, वो नीचे आपको डायलॉग मार के आया। 1 मिनट के लिए वो क्लास में ज्वाइन हुआ था, उसके बाद वो मीटिंग से लीव हो गया था, मैं देख रहा था उसको। भला। Y² अपॉन 4 प्लस X² अपॉन 4 इज इक्वल टू A²। ठीक है। अब ये दोनों में नीचे 4 होगा, Y² प्लस X² होल अपॉन 4, होल अपॉन 4 उधर चल जाएगा, 4A²। ये समझ आया क्या तुमको? ये क्या है? वाई क्या था? वाई, फोटो देखो पूरे, जितने भी फोटो तुम देख सक रहे हैं। वाई क्या था? वाई डायगोनल था, यहाँ पे वाई दिख रहा क्या ऊपर? और एक्स क्या था? एक्स, एक्स भी डायगोनल था। तो वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर म्हणजे डायगोनल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल नंबर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर का 4 टाइम्स। समझ आ रहा है क्या? ए मतलब ए मतलब क्या? साइड। दिख रहा है क्या? ए मतलब साइड। चेक करो, खपड़गंजू दिमाग में जा रहा है क्या सबके? ऐसा कुछ रिलेशन रोम्बस के अंदर है। तो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन, भैया ये जो भी आपने कुछ पढ़ाया, इसका फायदा क्या होता है? तो मैं तुमको क्वेश्चन करके बताता हूँ, तुमको उससे समझ आएगा कि फायदा क्या होता है। तुम क्वेश्चन देखो, वैसा क्वेश्चन तुम्हें आ भी सकता है कल पेपर में, इसलिए। तो बच्चों मेरे पास दो डायगोनल थे, एक डायगोनल था 12 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल था कुछ भी टोले 16 सेंटीमीटर का। मुझे पूछा गया था इस रोम्बस का एरिया भी बताओ, इसका पेरीमीटर भी बताओ। अब रोम्बस का एरिया पूछा था मुझे सबसे पहले,
तो मैंने क्या करा, मैंने हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2 कर लिया, हाफ इंटू 12 इंटू 16 खुशबू टोले। लेकिन हाफ और 12 तो मिलके हो गया 6, और 6 इंटू 16 कितना हो गया 96, एरिया आ गया। अब निकालने का था पेरीमीटर, खुशबू टोले कोई भी चीज का पेरीमीटर कैसे निकालते हो? ऐसा बुक्का मारूंगा ना, से स्क्वायर नहीं करना, पेरीमीटर म्हणजे बाउंड्री रहती। अगर खुशबू टोले ए पॉइंट पे है, वो डूगे के पीछे भाग रही सबवे सर पर, तो डूगिया पॉइंट बी पे, खुशबू भाग भाग के बी पॉइंट पे है, लेकिन डूगिया भाग भाग के सी पॉइंट पे है, खुशबू भाग भाग के सी पॉइंट पे है, लेकिन डूगिया भाग भाग के डी पॉइंट पे है, खुशबू भाग भाग के डी पॉइंट पे है, लेकिन डूगिया भाग के वापस घर पे आ गया। इसको बोलते हैं बाहर की पेरीमीटर को, इसको बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। ध्यान रहेगा खुशबू टोले तुमको। रोम्बस के चारों साइड सेम सेम रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, कि दो दो सेम रहते हैं? एस किधर है, किधर लिखा है ऐसा चारों साइड सेम रहते हैं? हाँ, वो साइन दिया वाली डबल डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश गुलाबी गुलाबी, इसलिए चारों साइड सेम है। पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करना है। साइड कितनी है रोम्बस की? किधर लिखा है 4? अरे 4 साइड है उसको, लेकिन कितने सेंटीमीटर की है एक साइड? 1 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की, किधर लिखा है? नहीं लिखा है तो ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते मालूम है? वो अभी जो इतना पाइथागोरस थ्योरम लगाया था ना ऊपर, उससे ढूंढते हैं सब बच्चे। भी ध्यान दो, अब चल रहा है। अब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको? मैं तुमको एक ट्रिक पढ़ा रहा हूँ कि अगर तुम्हें डायगोनल नंबर 1 दिया है, डायगोनल नंबर 2 दिया है, और रोम्बस की साइड पूछी है, तो कैसे निकालना, ये पढ़ा रहा हूँ व्हाइट कलर का बॉक्स, कि दो दो डायगोनल दिए हैं और साइड पूछी है। तो तुमने एक रिलेशन लिखने का, कि डायगोनल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल नंबर 2 का स्क्वायर अपॉन 4 अगर किया तो साइड का स्क्वायर आएगा। ऐसा किधर पढ़ा था? ऐसा थोड़ी देर पहले अभी ऊपर पढ़ा था। किधर पढ़ा था? ये इधर पढ़ा था। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो अभी अपने को निकालना पड़ेगा। इधर देखो सब बच्चे ध्यान दो। तो डायगोनल नंबर 1 है 12, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर डायगोनल नंबर 2 है 16, 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन 4 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होगा। कुछ भी टोले लिखो मत, ध्यान दो। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 144 और 256 400, 400 अपॉन 4 100, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। साइड आ गई 10, साइड कितनी आ गई 10। पेरीमीटर रहता है 4 इंटू साइड, साइड आ गई 10। ऐसे हलवे में नहीं आई। साइड निकालने के लिए इतने बड़े परिश्रम लगते हैं साइड के लिए, समझा? बस ध्यान रखना। नहीं 4 ही आता बेटा, ये 10 ही आता बेटा। और 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। समझ आया क्या आपको पक्का? भाषण समझ आया क्या पक्का? नक्की? यस। चेक करो, चेक करो, चेक करो, समझ आ रहा है क्या पक्का? अभी और एक चीज देख लो तुम बच्चे। तात्या ने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम से 20 आ रहा है। ऐसा 20 नहीं आता तात्या। तूने क्यों येड़े चाले किया मालूम है क्या? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है ना तात्या, सिर्फ इस वाइट वाइट और इस वाइट वाइट पे लगने वाला था। 12 का आधा होता है 6, और 16 का आधा होता है 8। तो तुझे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करना चाहिए था, तूने 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट कर दिया। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मतलब दोनों के एडिशन 100, 100 बाहर आया तो 10। बोले तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 10। समझा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सामने वाली कितनी आ गई? 10। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन लिख के लेना चाहता है अबाउट रोम्बस, तो लिख कर ले ले। ठीक है? मैंने रोम्बस के बारे में क्या क्या सिखाया? मैंने सिखाया एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2। मैंने पेरीमीटर सिखाया 4 इंटू साइड। और मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज सिखाई, कि अगर तुम्हें दोनों डायगोनल दिए और साइड ढूंढनी है, तो तुम डायगोनल 1 का स्क्वायर करो प्लस डायगोनल नंबर 2 का स्क्वायर करो, अपॉन 4 कर दो, तो तुम्हारा साइड नहीं आएगा, साइड का स्क्वायर आएगा। ये बताया मैंने तुमको। ये 3 फॉर्मूले पढ़ाए मैंने, और ये रोम्बस के बारे में अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। आईफोन जी बोलिए। अच्छा प्लीज कैमरा ऑन करके बैठ जाओ सब बच्चे। आईफोन जी मैं आपको रोज रिमूव कर देता हूँ, आप कौन हो? बेचारा आईफोन।
जिसको भी कुछ भी लिखने का है वो लिख लो। अथर्व चौहान पाटिल सिंह गौड़ी लिखा तुमने पूरा पूरा? पहले एक क्वेश्चन लिखो फिर नीचे लिखा दो। पिछले बार हुई थी क्या? नहीं हुई थी ना? इस बार ले लेंगे फिर अपन। भैया कल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है क्या? वो कल के पेपर में मालूम पड़ेगा बेटा। कल की खबर आज कैसे मालूम है? और ऐसे जान लोगे अगर तुम कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो तुम क्या कर लोगे बताओ? पढ़ाई छोड़ दोगे कि जान दो अपना चतुर्थ के भरोसे चल रहा था, छोड़ो अब क्या ही करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? हो गया सबने रोम बस का लिख लिया? नहीं भैया दो। पेपर शाम में 6 से 8 और सुबह शाम में 6 से रात में होगी चेकिंग अगले दिन। तुमको नहीं करनी? तुम क्या करेंगे चेकिंग? अच्छा वो डाउट सेशन जो था, हाँ डाउट सेशन वो ना, तो जाते जाते ही तुमको घर पे आंसर की मिल जाएंगे रात में, और मंडे के दिन होगा वो सारा सेशन। सर वो जी वाली की चेकिंग दोपहर में हो गया, सर जी की चेकिंग। ओ भैया आपने 6 बजे तक टाइम दे दिया मेरे इसको। क्योंकि मैंने अभी दोपहर का टाइम दे दिया। ओ भैया मैं समझा समझा के पूछूंगा सर, इसका सॉल्यूशन कैसा, उसका सॉल्यूशन कैसा, ये कैसे क्या, वो क्या रहता। जो उसके मेरे जो को दिया डाउट है, है मैंने तुमको बात की। हाँ वो दिमाग लगा तुम बच्चे से सीख ले, बड़े बच्चों से। किसको धर ले, 5 रुपए दे उसको, पैर पड़ोस के सीख ले। वो वैसे कुछ पढ़े नहीं करते, आता उनको सब। वीरू पांडे आपने लिख लिया? ये हो गया, नीचे वाला भी हो गया सबका। नीचे का लिखा क्या? तीनों फॉर्मूला, हाफ इंटू D1 इंटू D2 4 इंटू साइड, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं लास्ट। बटरफ्लाई क्या? चार्जिंग का बटन। ओके ओके। उधर की सब ऐसे नहीं लो। हो गया क्या? लिख लिया सबने? हाँ भैया। चलो रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद अगला चीज है काइट। काइट में ऊपर के दोनों साइड सेम सेम रहते ए ए, नीचे के दोनों साइड सेम सेम रहते हैं बी बी, और काइट में जो दोनों डायगोनल है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट मारते हैं। और मान लो काइट के डायगोनल D1 और D2 है, तो काइट का भी एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 रहता है। लेकिन काइट का पेरीमीटर 2A प्लस 2B रहता है, 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B। आंसर थोड़ी आ गया, काइट के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। ये काइट हो गया खत्म। और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बाकी तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए सिर्फ। काइट हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा, देखो ये सर्कल है, सर्कल है बेटा, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो है ना। तो बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल के अंदर आता है, और इसकी एक साइड सर्कल पे, दूसरी साइड सर्कल।
तीसरी साइड सर्कल पे, चौथी साइड सर्कल पे, साइड नहीं सॉरी, इसके चारों भी पॉइंट ए बी सी एस, ये चारों भी पॉइंट सर्कल पे, ठीक है, नहीं एस नहीं लेके जाते, ए बी सी डी ये चारों भी पॉइंट सर्कल पे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके बारे में दो बातें पता रहनी चाहिए। पहली बात, इसके जो अपोजिट एंगल है ना बेटा, वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। भैया सप्लीमेंट्री मतलब क्या? मतलब बेटा उनकी अपोजिट एंगल की जो एडिशन रहती है ना, एडिशन, वो 180 डिग्री होती है। जैसे मैं अगर तुम बच्चों को बोलूँ इसमें जाके एंगल ए अगर थीटा है, थीटा ए का अपोजिट कौन है? ए के आजू बाजू के नहीं, ए के अपोजिट, ए के सामने कौन बैठा है? सी। तो जो सी है ना, सी, अगर ए थीटा है तो सी 180 माइनस थीटा होगा। अगर ए 10 डिग्री है, 10 डिग्री, तो सी जो है वो 180 माइनस 10 होगा, 170। अगर ए 50 डिग्री होगा तो सी 180 माइनस 50 होगा, 130। क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी को मिला के 180 डिग्री बनता है। अब एंगल ए थीटा है, तो थीटा में मैं क्या ऐड करूं जो वो 180 बन जाए? तो थीटा में मुझे 180 माइनस थीटा ऐड करना पड़ेगा। थीटा उधर आ जाएगा ना, प्लस का थीटा, और ब्रैकेट की वैल्यू 180 माइनस थीटा आ गई ना, मतलब कि एंगल सी की वैल्यू। भाषण समझ आ रहा है क्या? अगर एंगल ए की वैल्यू थीटा है, इफ दिस देन दैट, इफ एंगल ए इज इक्वल टू थीटा देन एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। समझा? समझा? पक्का? और अगर एंगल बी की वैल्यू अल्फा, तो एंगल डी की वैल्यू 180 माइनस अल्फा। तो ये तो बात नंबर एक हुई, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं किसके अंदर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अगर कोई बच्चा यहाँ तक लिखना चाहता है तो लिख ले, फिर हम आगे जाएंगे। और रनिंग में ही लिखता रहे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक दूसरी बात ये सीखते हैं, उसका एरिया। उसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है तुम में से बहुत सारे बच्चों के लिए। उसका एरिया निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसके चारों साइड का एडिशन करना पड़ता है। मान लो चार साइड ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी डी है, तो चारों का एडिशन करना पड़ता है और फिर उसका हाफ कर देना पड़ता है, चारों साइड के एडिशन का हाफ। और इस चीज को बोलते हैं एस, मतलब सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या रहता है? पेरीमीटर रहता है सम ऑफ ऑल साइड, है ना? पूरे बाउंड्री के एडिशन को पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो पूरी बाउंड्री की हाफ किया हाफ, तो उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस। और उसका एरिया निकालने के लिए एक ऐसा गंदा फॉर्मूला है, रूट में एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस डी। भैया ये क्या है? तो नहीं बेटा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है। तो अभी देखो मैं तुमको निकाल के बताता हूँ, एक एग्जांपल करके बताता हूँ। एक एग्जांपल मैं करूंगा, एक एग्जांपल तुमको दूंगा। तुम बावड़े पोटे लिखना कुछ मत, सिर्फ ध्यान देना। तुम बावड़े पोटे लिखना कुछ मत, सिर्फ ध्यान देना। अभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर आने वाला नहीं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं। और इसके साइड मैंने मान लो दे दिए 9 10 11 12। कितने दे दिए? 9 10 11 12। तो मैंने तुम्हें स्टेप एरिया निकालना है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताई? चारों साइड का एडिशन कर दो, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, तो तुम्हारा एडिशन हो जाएगा 42। और उसका आधा कर दो, 42 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। वो तुम्हारा एस आ गया, एस। अब तुमको एरिया निकालना है रूट में। सबसे पहले एस माइनस ए। भैया ए मतलब क्या? ए मतलब कोई भी एक साइड, जैसे कि 9। बी मतलब क्या? कोई भी एक साइड, जैसे कि 10। फिर सी मतलब तीसरी साइड, जैसे कि 11। और डी मतलब चौथी साइड, जैसे कि 12। तो ए बी सी डी मतलब 9 10 11 12। ए बी सी डी मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड। और एस मतलब जो है तुम्हारे 21 आया। अब तुमको 21 माइनस ए, 21 माइनस 9 करने का है। 21 माइनस 9 कितना रहता है ठेंगड़े? वो
जो भी कुछ रहता है उसको मल्टीप्लाई करना है 12। 21 माइनस 10 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 21 माइनस 11 से, और उसको मल्टीप्लाई करना है 21 माइनस 12 से। तो अगर तुम 21 माइनस 9 करोगे ठेंगड़े हो, तो तुम्हारे पास आएगा 12, फिर आएगा 11, फिर आएगा 10, 21 माइनस 11 10 आएगा ना, और लास्ट में 21 माइनस 12 9 आएगा। समझ आया क्या? अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है, और तुम्हें अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करते आता है तो जोड़ी बाहर निकालनी है, जोड़ी। 12 को मैं लिखूंगा 4 3 जा, नहीं 4 को मैं लिखूंगा 2 2 जा, और 4 3 जा 12, 11 को मैं लिखा 11, 10 को मैं लिखूंगा 2 5 जा, 9 को मैं लिखूंगा 3 3 जा। मैंने ऐसे सबको जोड़ियों में तोड़ दिया, 10 को छोड़ दिया, 11 तो तोड़ ही नहीं सकता था, 12 को तो तीन तीन इसमें, और अब मैं बनाऊंगा जोड़िया 2 2 3 3, बस इतनी जोड़ी बनती, बाकी तो बनती नहीं है। तो ये जो जोड़ी बन गई, जिनकी जोड़ी बनी वो बाहर जाके एक ही बार निकलते हैं। जोड़ी बनते टाइम 2 और 2 की बनी, लेकिन बाहर निकलते टाइम एक ही 2 बाहर जाता है। जोड़ी बनते टाइम 3 और 3 की बनी, लेकिन बाहर जाते टाइम एक ही 3 निकलता है। और कौन कौन रूट के अंदर ही फंस गया जो जोड़ी नहीं बना सका? भैया क्यों नहीं? भैया 3 और 11 की बना दो, 2 और 5 की बना दो। नहीं बेटा, जोड़ी ना रूट में सेम सेम जन की बनती, इसको बोलते हैं रूट। और रूट में जोड़ी सेम सेम जन की बनती है। अगर सेम सेम नहीं रहे तो जोड़ी नहीं बनती, जोड़ी नहीं बनती तो बाहर नहीं जा सकते। और अगर जोड़ी बन भी गई तो दोनों दोनों बाहर नहीं जाते, दोनों में से एक ही बाहर जाता है। अगर ओमकार गिरुटे और ओम माड़ोदे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोर से भागे भी, तो जल्दी उनके घर तक दोनों नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दोनों जन अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक बीच में ही रास्ते में मर जाएगा, वो दोनों में से मालूम कौन मरेगा। ठीक है, लेकिन एक ही पहुंच पाएगा, ऐसा कुछ है। और खुशबू टोले 3 11 जा 33, 33 2 जा 66, 66 5 जा पता है तुमको खुशबू टोले? पता है तुमको? 330, रूट में 330, और 2 3 जा 6। खुशबू टोले तुमको तो थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा बैठ रहा है कि तुम्हारे थोड़े से दिमाग के लिए बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हो गया। तो हाँ जी, दे रहा हूँ। अभी देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर किसी बच्चे को कुछ छापना है तो पहले छाप ले, फिर हम आगे क्या लिखेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ फिर तुमको। फ्रिक्शन के सच में 2 वीडियो क्या रही तुमने? फ्रिक्शन का टेस्ट बहुत इजी रहेगा, बस मेरे को एक फॉर्मूला सिखाना है तुम्हें। मोक्षा भांडण करू। अरे यार हितांशु तू इधर आ। मेरे को लगा रयन सांड के नीचे आ गया, इतने डर के भागा मैं जल्दी दीवार के लिए, क्लास छोड़ के वजह, क्योंकि उससे पहले देवेश लोढ़ा ऐसा चिल्लाया था जब वो सांड के नीचे आया था तब। क्या देख तुमको? तो हम कैसे चलेंगे कि हम हाँ। मोटे हो गए तो तू क्या चिल्ला रहा था? भैया भैया। मेरे को लगा कि सांड ने तेरे को परपटते गट्टू पे इधर से उधर तक लेके जाएगा। तुम्हारी आवाज बहुत भयानक थी, ऐसा लग रहा था 2 4 बच्चे मर ही गए क्या। लोगों ने पूछे कि बच्चे जमा बाल करके सब जो तो इधर आई हितांशु मोटा, तुझे पद्म विभूषण मिल रहे। पर हम चश्मा निकाल अपना चश्मा। भाई की वॉच देखो ना, तुझे भारत देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण निकाला, चश्मा निकाल इधर। उसकी वॉच देखो। ऐसा खचक मार दे। कितने बार चल रहा है तो तू? यार 3 4 7 बार। उन दोनों पड़ गई बेट। और कौन था? नक्षत्र था ना? नहीं खबर वो हंस रहा था क्या इनको चिल्ला देते? ये हो गया, ये सोल्यूशन दिखा क्या? हाँ भैया। मैं पहले यही दिखा रहा। हाँ, लिख लो भाई। लिखो लिखो लिखो। क्या हो? उसको लगा बहुत चढ़ी पड़ने वाली। सबकी पड़ गई थी इधर अंदर। क्या ये का बच्चा पहले एक बार कोई भैया चिल्ला लगा कि मालूम नहीं बोल गया वो, दूसरे बार लगा आवाज आया भैया, और ऐसे टोन में सबकी पड़ गई। ये ट्रक के नीचे आया कुछ तो हुआ। ऐसा लगा तात्या तात्या चिल्ला रहा, नहीं खतरनाक शहर कोई तो भी गया गाड़ी के नीचे आया, तात्या चिल्ला रहा डर के मारे कि मर गया एक बच्चा। भैया भैया जल्दी नीचे आओ भैया।
इतना आपको नहीं बोला तो है। दुकानदार ये हो गया सबका लिख के। लेकिन आप सर्विस किस प्रकार तो भी जमा हो एक क्वेश्चन करो सब जन। 13, 14, 15, 21। सब बच्चे इसका एरिया निकाल के बताओ जल्दी से। रुको रुको, 20 ले लो, 21 मत लो, 21 मत लो, 20 लो, 20 लो उसको, चौथी साइड को। 13, 14, 15 और 20, इसका एरिया बताओ, एरिया। ओमकार विरुटे सॉल्व हो गया क्या? इसका आएगा पहले, जल्दी करो। भैया देखो तुम्हारा पूरा एडिशन 62 आया, मतलब हाफ करने के बाद 31 आया। फिर तुमने ऐसे चालू किया क्या, 31 माइनस 13। किसको 31 नहीं समझ आया, 31 किधर से आया, किसको नहीं समझा, पूछ लो, बताता मैं। सबको समझ आया, मैं किसको भी पूछ लूं, कोई भी मुझे समझा के बता देगा। ओम माड़ोदय, 31 किधर से आया बेटा? ओम माड़ोदय, 31 कहाँ से आया? नहीं समझा, फिर तू पहले क्यों नहीं पूछा बेटा? तुझे क्या लगा भविष्य में आके तेरे शादी में गुड़ डाल दूंगा, तेरी शादी कैंसिल कर दूंगा, नौरी को बोल दूंगा इसको मैथ नहीं आता? फिर क्यों नहीं पूछा बेटा तू? देख बेटा, 13, 14, 15 और 20 सब ऐड कर, वो 62 होता है। और मैंने उसका हाफ करने को बोला है, आधा, वो 31 होता है। फिर 31 में से पहली साइड 13 माइनस करना, फिर 31 में से दूसरी साइड 14 माइनस करना, फिर 31 में से अगली साइड 15 माइनस करना, और 31 में से लास्ट साइड 20 माइनस करना। तो बच्चों तुम्हारे पास बनता है 31 माइनस 13 करने के बाद बचता है 18, फिर बचता है 17, फिर बचता है 16, और फिर बचता है लास्ट में 11। पक्का बात? अब 18 को अपन लिख सकते हैं 9 टू जा, बरोबर। 17 को तो 17 ही लिख सकते, 16 बहुत भारी है, 4 4 जा, और 11 को तो 11 ही लिख सकते। 4 4 की जोड़ी बनी, 9 में 3 3 की जोड़ी बनी, एक 3 बाहर निकला, एक 4 बाहर निकला, रूट में बच गया 2 इंटू 17 इंटू 11। 17 इंटू 11 अगर तुम बच्चों ने करा तो आता है 187। 187 का अगर तुमने डबल किया वो होता है रूट में 374, और बाहर 3 4 जा आ जाता है 12। ये आ गया भैया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 रूट में 374। सब नहीं लिख लिया क्या? जिसको भी लिखना है वो लिख ले। अभी लगे से अगली हेडिंग लगाओ, ट्रेपेजियम। जो बच्चे थोड़ा पहले से जिनका थोड़ा बेस बना हुआ है वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो घर पे बिल्कुल रिवाइज नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जो उनको समझ नहीं आ रहा घर पे जाके उस पे एफर्ट नहीं लेते, उनकी हालत दिन ब दिन खराब ही हो गई। भूलते जाएंगे वो पीछे का, जो रिवाइज नहीं करते। घर पे जाते ही रोज रिवीजन करना, रोज। घर पे जाते ही हाथ पैर धोए, थोड़ा खाना वगैरह खाया, उसके भी पहले हाथ पैर धोते ही पहले ट्यूशन की बुक लगेज बैग में से निकलनी, पढ़ते बैठने का शांति से 10 मिनट।
मम्मी के पीछे कुछ कुछ नहीं करने का, खाने को दो, टीवी दो, ये दो, फोन दो। पहले पढ़ लेगा 10-15 मिनट शांति से, 15 मिनट रोज रीडिंग करनी पूरी ट्यूशन की बुक, नजर मारनी, आज जो पढ़ा है, कल जो पढ़ा है, 2-4 दिन की इस पे नजर मारनी, फिर लगे तो मेमोरी में रहता है, एकदम पक्का बैठता हो दिमाग में। 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना। फिर टीवी देखो 1 घंटा, खाना खाओ, जो करना तुम करो, स्कूल का थोड़ा करो, ट्यूशन का थोड़ा, पेपर का करो, ऐसा। अब सबने हेडिंग लगाई ट्रेपेजियम, तो सब बच्चे ध्यान से सुनना। ट्रेपेजियम में दो दो पैरेलल साइड रहते हैं। क्या रहते हैं? पैरेलल साइड रहते हैं। खुशबू, ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है? नहीं है गधे, ये है पैरेलल। क्या है खुशबू? ये पैरेलल। दो साइड क्या रहते हैं ट्रेपेजियम में? इक्वल पैरेलल रहते हैं। खुशबू, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला हाइट रहता है। हाइट क्या रहता है? हाइट, उसको बोलते हैं हाइट, या फिर उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। समझा क्या? समझा क्या? और कैसे भी रह सकता, लेकिन हाइट ऐसा नहीं रह सकता टेढ़ा तिरपा, ऐसे नहीं चलता। समझा क्या? हाइट हमेशा कैसा होना? 90 डिग्री पे होना दोनों को। खुशबू, पहले वाली पैरेलल साइड मान ले ए लंबी है, ए सेंटीमीटर, और नीचे वाली बी सेंटीमीटर, तो तुझे पता है ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है खुशबू? पता है तुझे? वो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो दोनों पैरेलल साइड है ना खुशबू, उनका सम करने का मुझे भांगड़ा करने का उनके साथ में। सम मतलब क्या? ऐड करने का। किसको किसको ऐड करने का? पैरेलल साइड। कौन से दो पैरेलल साइड की लंबाई कितनी कितनी दी है? ए और बी दी गधड़े, उन दोनों को ऐड करना। और हाइट कितनी दी बीच में की? एच। समझा क्या? ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है खुशबू। एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। एक थी धनश्री बोतले दी थी वो टेंशन, और उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6+8 इंटू उन दोनों के बीच की हाइट 4। 6+8 कितना हो गया? 14 का हाफ कितना हो गया? 7 का 4 का कितना हो गया? 28। समझ आया क्या? ये है एग्जाम्पल, मतलब एक पूरा थ्योरी और एक एग्जाम्पल। जिसको जो लिखना है लिख लो। ट्रेपेजियम खत्म। सब बच्चे लिख लो जल्दी। सब बच्चों ने लिख लिया ट्रेपेजियम? अब सब बच्चे फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लो। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन ऐसा फोर्स नहीं जो मोशन रोकना चाहता है। ठीक है? फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन। फ्रिक्शन रोकना नहीं चाहता है। फ्रिक्शन चाहता है कि चीजें साथ में चले। फ्रिक्शन अपोजेस, अपोज करना मतलब विरोध करना, अपोजेस रिलेटिव मोशन। जैसे कि ये धरती थी, धरती के ऊपर ये ओवी नाम की विटकर थी। इस ओवी नाम की विटकर को अगर कोई आके एक घुसा मारे, और ये ओवी नाम की विटकर अभी साइड में सरकने वाली है, तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि विटकर अकेले अकेले साइड में सरक जाए। फ्रिक्शन बोल रहा है कि जहां पर ओवी नाम की विटकर और धरती, ये दोनों के बीच में जहां पर संपर्क था, वो पॉइंट, पॉइंट ए जो इन दोनों के बीच में था, अगर किसी ने इस ओवी नाम के विटकर को धक्का मारा, तो अगर वो विटकर आगे जाना चाहती है तो विटकर इस प्रकार से जाए कि उसके साथ में पॉइंट ए भी आगे चले जाए, पूरी धरती ही हिल जाए। रास्ते पे अगर बॉल पड़ा है, तुम बॉल को लात मारने जाओ, तो बॉल के साथ में गल्ली भी आगे चले जाए, पूरी धरती ज्यादा गोल घूम जाए।
फ्रिक्शन ये चाहता है। समझ रहा है खुशबू टोले तुझे? पक्का? नहीं समझ रहा खुशबू टोले तुझे? खुशबू टोले ये तू है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है खुशबू, चश्मा निकाल दो, अच्छा चश्मा निकाल। नहीं, तो ये खुशबू टोले आप ध्यान से सुनना। अभी एक टिश्यू पेपर गिल्ला करके आपके माथे के इस साइड में लगाया गया, और जब वो टिश्यू पेपर थोड़ा सा हल्का सा गिल्ला करके उधर लगाया गया, अब उस टिश्यू पेपर को हम इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका माथा भी सिगरेट टिप के जैसा हल्का हल्का सेटक रहा है, हल्का हल्का इधर हो रहा है। बात समझ आ रही है क्या खुशबू टोली? अरे खुशबू टोली देखो इधर, उधर कैमरा ऑन है क्या बोर्ड पे? तो नहीं, मैं बोला था ऑपोजिट है। नहीं रॉन्ग। देखो, अगर खुशबू टोले के यहाँ पे एक गीला गीला नैपकिन लगाया है, एक टिश्यू पेपर लगाया है, तो उस टिश्यू पेपर को खींचते टाइम वो टिश्यू पेपर आगे जाएगा और खुशबू टोले का टकला वही रह जाएगा। इसको, इन दोनों के बीच में जो घर्षण होगा, घस घस, उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। और वो फ्रिक्शन ये कोशिश करता है, उसकी अल्टीमेट कोशिश, फ्रिक्शन तो जब रात में सोता है और सपना देखता है, तो फ्रिक्शन का सबसे खुशबहार सपना जो रहता है, सबसे सुंदर सपना जो रहता है, वो ये रहता है कि अगर किसी ने खुशबू टोले के कपाल पे का गीला गीला नैपकिन खींचने की कोशिश की, तो सिर्फ नैपकिन आगे नहीं जाएगा, उसके साथ खुशबू टोले का टकला भी घूम जाएगा। दोनों चीजें साथ में रहेंगी। वह पॉइंट, जिस पॉइंट पे टकला और नैपकिन चिपके हुए हैं, अगर किसी ने नैपकिन को हटाने की बात की, तो वह पॉइंट नीचे वाली चीज को भी लेके पकड़ के लेके चलेगा, वो पॉइंट आएगा साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़ा उधर आ गया और वो पॉइंट यहीं पर रह गया। बात समझ आ रही है क्या? फ्रिक्शन दो चीजों को आपस से जुदा होने से रोकता है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? फ्रिक्शन किसी चीज को रोकना नहीं चाहता, फ्रिक्शन दो चीजों को बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है उसको रोकना चाहता है। बात समझ आई क्या तुमको? तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन समाज फ्रिक्शन को बुरा समझता है। जैसे खुशबू टोले येड़ी है, लेकिन लोग तो उसको बुरा समझते हैं। ठीक है, तो खुशबू टोले येड़ी येड़ी भी नहीं। ठीक है, देखो, अभी फ्रिक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है म्यू एन। इसमें म्यू क्या है और एन क्या है, बच्चों हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना। भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सीखेंगे बच्चों, अभी तो बहुत डिटेल में सीखना है, लेकिन फिलहाल के लिए आराम से सीखते हैं। तो म्यू क्या है? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेक्चर में था क्या ये? अच्छा, तुम्हें पहले से पता है क्या? और एन क्या है पता है? एन है नॉर्मल रिएक्शन। भैया ये दोनों भी नहीं समझ आया क्या रहता है, तो बेटा इधर देखो, एक सरफेस और उसके ऊपर की कोई एक फर्शी थी, रास्ता था, रास्ते के ऊपर फर्शी रखी वाली थी, टाइल, ये रोड था, और रोड के ऊपर टाइल को रस्सी से बांध के तुम खींच के लेके जा रहे थे, तो गड़ 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 ऐसे जो भी कुछ आवाज आना था, बस ऐसे घसड़ते जा रही थी वो। तो कोई भी दो चीजें अगर घसड़ती है, तो उनके बीच में एक कांस्टेंट नंबर वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर ये म्यू ये म्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, या ये कम से कम 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। अगर म्यू 1 रहा, मतलब वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन 0 है। तो फ्रिक्शन अगर 0 है, फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन जब होता है तो फ्रिक्शन चाहता है कि चीजें साथ में चले। फ्रिक्शन जब नहीं होता है तो चीजें साथ में नहीं भी चली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया क्या तुमको? पक्का? यानी कि जब अपन एक ऐसे बर्फीले झील में चले जाएंगे, जो पूरा अभी सर्दियों में बर्फ बन चुका है, उस पे आइस स्केटिंग करेंगे, सुम 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 फास्ट फास्ट, उधर फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 रहता है, ऑलमोस्ट 0। या गिल्ली फर्शी जिसपे से पाय सटक के टपक्कन अपन पड़ जाते हैं, उस पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 रहता है। या सोपी फ्लोर जहाँ पे साबुन का पानी ढोले वाला है, वहां पे ऑलमोस्ट ये म्यू की वैल्यू 0 रहती है, और सटक्कन अपन सटक जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 रहता है। और अगर इस म्यू की वैल्यू अगर कभी 1 हो गई तात्या, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। बोलता था क्या हुआ?
अल्कोहल है और पानी है तो इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। बेटा फ्रिक्शन दो जन जब एक दूसरे पर चलने की कोशिश करते हैं, जब सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन लगता है। हाँ लेकिन अपन ऐसा देखे तो क्या मतलब? और अच्छे से बोलिए, क्वेश्चन कुछ नहीं समझा। ये पेन है और ये मेरा हाथ है, दोनों में फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगेगा? मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई हाथ पे चल के देखे और कोई पेन के ऊपर मूंगी चल के देखे तो उसको ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा मेहनत किधर लेनी पड़ेगी, ऐसा? हाँ। वो तो डिपेंड करता है। पानी और फेविकॉल में तो फेविकॉल पतले चीजों पे ज्यादा नहीं। पतले चीजों में कम लगता है। यस, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शन मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि वो रुक जाएगी चीज, नहीं नहीं नहीं। तब अगर अपने को ऐसी चीजों में चलना है, तो अगर अपने को जहां पर फ्रिक्शन बहुत मैक्सिमम है वहां पर चलना है, तो उस पर चलने के लिए उस वस्तु को बार बार हवा में उठाना पड़ता है। जैसे रास्ता है और रास्ते से तुम ट्यूशन पे आते हो, और ये रहा तुम्हारा पैर जो चप्पल या बूट के अंदर है। अब रास्ते पे बहुत घसघस है, तो तुम अगर अपनी चप्पल इसी रास्ते पे घसेड़ते रहो तो घर ऐसे घिस घिस के आओगे, येड़े बाड़ू जैसे सब लोग तुमको देखते रहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन दुखते रहो। इधर देख। तो ये जो पैर है, पैर अपन इसको बार बार उठाते रहते हैं, ठीक है, हवा में उठाते रहते हैं। और तब अपना दूसरा पैर ऑब्जर्व करना, वो जमीन पे चिपका हुआ रहता है, हिलता भी नहीं जगह से। जब हम चल रहे होते हैं, एक पैर अपन जब आगे डाल रहे होते हैं, दूसरा पैर जमीन पे होता है, स्थिर होता है। वो स्केटिंग नहीं कर रहा होता है, हिलडुल नहीं रहा होता है, वो स्थिर होता है। फिर दूसरा पैर जमीन पे पड़ता है, वो स्थिर हो जाता है, और पीछे वाला पैर उठ के आगे जाता है। समझ रहे हैं तुमको? एकदम रोबोट के पाँव जैसा धक धक धक। समझ आ रहे? विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो एक पैर रुका रहता है, ये फ्रिक्शन की ताकत है कि तुम्हारे एक पूरे पैर को रोक के रख लेता है। बात समझ आई? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत मैक्सिमम है। और 10-15 मिनट करो, 10-15 मिनट करो, चल पाओ। 8 बजे भी नहीं है अभी, 10 मिनट बाकी, चल पाओ। मैं आऊंगा, इधर देखो। तो फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम हो जाता है ऐसे केसेस में। अब बेटा फ्रिक्शन भी ना बहुत सारे प्रकार का होता है। एक रहता है, मुंगली एकड़ा में। ओ ये आर्टिफिशियल का है बोली ट्यूशन है ना। तो ऑनलाइन खाइए ना तू खाना, अभी 10 मिनट। कैमरा हाँ, 15 मिनट मिलेंगे तेरे को कैमरा बंद करने को। ये देखो, रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन रहता है। अब स्लाइडिंग में ना बेटा दो रहते हैं, एक रहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और एक रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी चीज रखी और वो हिलिच नहीं रहा वहां से, सबसे ज्यादा और वो हिलिच नहीं रही वहां से। तुमने उसको एक उंगली से हिलाने की कोशिश भी की तो वो नहीं हिल रही वहां से। जैसे प्रिंटर टेबल पे रखा है, मैं इस पे अगर बोर्ड लगा के इसको यहाँ से थोड़ा हिलाना भी चाहूँ, ठीक है, नहीं हिलेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन इसको हिलने नहीं दे रहा? अगर ये टेबल नहीं होता, अगर ये यहाँ पे स्टडी टेबल नहीं होता, ये बर्फीली झील होती थी, ठीक है, बर्फीली झील मतलब बर्फ की झील होती थी, उसके ऊपर अगर ये प्रिंटर रखा रहता था, इस प्रिंटर को अगर एकदम स्मूथ स्मूथ जिधर सब आइस स्केटिंग करते उस झील के ऊपर रख के मैं सट्टू चुक भी मार देता था, तो प्रिंटर गोल 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 सड़कते चले जाता था, घिसते चले जाता था। जब कोई चीज अन्य सरफेस के ऊपर घिसते चले जाए उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब हम किसी सरफेस के ऊपर दूसरी चीज को जानबूझ के बड़े जब घस 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 घसा घसा के लेके जाए, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब हम किसी रास्ते के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज को गोल 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 टायर के जैसे बिंग बिंग बिंगाट लेके जाए, उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तुम सोचो, अगर अगर जो ट्रक होती है, ट्रक ट्रक के टायर अगर स्क्वायर होते थे, स्क्वायर, ठीक है, और वो गोल गोल नहीं बिंग सकते थे, तो ऐसा रास्ते पे घस घस के जाते थे, घस। और अभी आज टायर गोल गोल है तो बिंग बिंग के जाते हैं, तो ज्यादा आसानी से कब जा पाते? बिंग बिंग के। तो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, रोलिंग फ्रिक्शन ये सबसे कम होता है, सबसे छुटकू होता है। उससे भी बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जिसमें चीजें घिस घिस के जाती है, और उससे भी बड़ा स्टैटिक है जिसमें चीजें जा ही नहीं पाती। समझ रहे हैं तुमको? जा ही नहीं पाती चीजें जिसमें। बात समझ आ रही सब बच्चों को पक्का? भैया नक्की। और एक चीज रह गई, वो है नॉर्मल रिएक्शन। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बताया, जैसे पाई की वैल्यू तुमको तो टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया रहता है ना, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है। टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू 0.8, वो दिया रहता है, यह पूछा रहता है। ठीक है, और वो पूछने के टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और नॉर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं वेट। भी क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वेट। वेट मतलब
वजन, वजन को किस में गिनते हैं? न्यूटन। और एक न्यूटन मतलब कितने डायन? 1,00,000 पहले से खुशबू डायन। 10⁵ डायन, खुशबू डायन। समझा? पर सब बच्चों को, बाकी बच्चों को समझ आया? खुशबू डायन को जैसे समझे। तो F इज इक्वल टू म्यू एन है और ऐसा कुछ चार्ट है। अब फ्रिक्शन किधर किधर काम आता है वो थोड़े थ्योरी के पॉइंट है, वैसे तो हम वो मंडे से सीखेंगे ही, लेकिन एक बार थोड़ा वीडियो से कर लोगे। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हवा का जो फ्रिक्शन रहता है, हवा का फ्रिक्शन, यस, जब एरोप्लेन उड़ता है फुल स्पीड में, ठीक है, जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो फुल स्पीड में जो उसको हवा के झटके लगते रहते हैं, हवा के झटके, ऐसे देखा होगा ना एरोडायनामिक्स, उस हवा के झटके को बोलते हैं विस्कस ड्रैग। क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग, ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग। और जब किसी लिक्विड के अंदर, जैसे मान लो शहद भरा है, शहद, उसके अंदर अगर हमने ऊपर से एक मार्बल फेंक दिया, वो मार्बल उसमें जाते ही टुपुक्कन स्लो हो जाता है, थोड़ी देर में रुक जाता है, बीच में ही नीचे टिकने से पहले ही रुक जाता है, आधे मध में जाके ही। ऐसे आता है, रुक जाता है। तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और हवा के अंदर जो लगता है उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ये भी एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रखोगे क्या पक्का? फ्रिक्शन को कम करने के लिए जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है ना उसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट। यस, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तुम साइकिल की चेन बहुत सूखी सूखी हो गई तो ऑयलिंग करा के लाते हो ना, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। जब कोई चीजें घिसती है बहुत, घस 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 घस, तो स्मूथ रहे, घसना तो रुक नहीं सकते लेकिन स्मूथ रहे, इसके लिए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो जनरली ल्यूब्रिकेंट किसको यूज करते हैं? ऑयल को, ग्रीस को, या फिर ग्रेफाइट को। बरोबर सुना तुमने, ग्रेफाइट को। ठीक है, जो भैया तुम्हारे पेंसिल में लीड में यूज होता है, उस ग्रेफाइट को। 8वीं के बच्चों, तुम्हें मोटा मोटा तौर पे फ्रिक्शन चैप्टर समझ आया क्या? भैया मोटा मोटा तौर पे बोलो बेटा। फ्लूइड फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? क्या धनिका? फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड फोर्स? क्या स्पेलिंग क्या है? FLUID फ्रिक्शन। बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब पानी या गैस में का फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग को ही फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो भैया यू एक वैल्यू होती है, जैसे पाई आर स्क्वायर में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया रहता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अलग अलग क्वेश्चन में रेडियस अलग अलग होता है। इधर अलग अलग क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन वजन अलग अलग होता है। और वो म्यू की वैल्यू दी रहती है, जैसे पाई के लिए देते हैं 22/7 लेना 3.14, वैसे म्यू की वैल्यू दी रहती है। और बेटा मैं तुमको एन का भी फॉर्मूला बता के रख देता हूँ। एन का जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है ना, उसको तुम्हारा मास इंटू ग्रेविटी करके निकालते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। एन का खुद का ही फॉर्मूला mg होता है, महात्मा गांधी, नॉटी महात्मा गांधी, NMG। ठीक है, बस NMG। भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब सिर्फ उतना फ्रिक्शन जो किसी चीज को रोकने के लिए पर्याप्त हो, बस। बोलो बेटा। भैया बायंट फ्रिक्शन या बायंट फोर्स किसे बोलते हैं? बायोंट फ्रिक्शन नहीं रहता है, बायोंट फोर्स अलग चीज है। जब हम किसी को पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं तो पानी उसको ऊपर धक्का मारने की कोशिश करता है और उसमें पानी में जाके वो हल्की हो जाती है। आपने सही था देखा होगा, एक बकेट ली, टंकी में डाली, पानी से भर ली, उसको बाहर निकालना चालू किया ना, जब तक वो फुल भर गई है बकेट, जब तक वो पानी के अंदर है हल्की हल्की रखती है। पानी से बाहर हवा में निकालनी चालू की एकदम वजनदार हो जाती है, वजनदार। जब वो पानी में थी तो हल्की क्यों लगती है? क्योंकि पानी ही उसको ऊपर धक्का मार रहा होता है, तो हमको बहुत जोर से नहीं खींचना पड़ता। लेकिन हम जैसे ही हवा में निकाल लेते तो अब पूरा हमको ही खींचना पड़ता है, क्योंकि अब पानी धक्का नहीं मार रहा ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। बायोंट और फोर्स उसको कहते हैं। हाँ, धनी का बोलो। डायनेमिक फोर्स। डायनामिक फोर्स कुछ नहीं रहता है, डायनामिक्स कुछ नहीं रहता है। डायनामिक फ्रिक्शन कुछ कुछ लोग यूज करते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। या ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके लिए यूज किया जाता है डायनामिक फ्रिक्शन, ऐसा टर्म। भैया बोलो।
लिक्विड के लिए हम विस्कस यूज करते हैं और गैस के लिए ड्रैग यूज करते हैं क्या? हाँ जी, जनरली क्योंकि जनरली एस्टान के टेक्स्ट बुक में विस्कस और ड्रैग एक ही दिया है लिक्विड के लिए। दोनों दोनों एक ही चीज रहते हैं, क्योंकि लिक्विड को और गैस को मिला के फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड। तो ऐसा बोला जाता है कि फ्लूइड्स के केस में विस्कस ड्रैग लगता है, विस्कस ड्रैग एक ही टर्म बना देते हैं विस्कस और ड्रैग मिला के, तो मोर और लेस सेम ही चीज है। क्लियर? सबको विस्कस ये हाँ। क्लियर? सब बच्चों को ध्यान रहेगा, सब बच्चों को ये ध्यान रहेगा क्या कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन है और एन का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी है। ध्यान रहेगा ना? पक्का ना? चलो बाय बाय, गुड नाइट।